हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम एज़ यूजुअल 2 दिन का न्यूज़पेपर कंप्लीट करेंगे ताकि हमें सारे इश्यूज जो हैं कनेक्टेड तरीके से समझ में आ जाएं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। इसके पहले मैं शुरू करूं, मैं 2 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो आप डेली न्यूज़पेपर्स और जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, जैसे मैं ये पढ़ा जो रही हूँ, ये मैंने जहाँ पे भी हाईलाइट करके डाला है वो टेलीग्राम चैनल जो है वो ये है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स अंडरस्कोर न्यू। तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको एक तो न्यूज़पेपर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको हाईलाइटेड पीडीएफ भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ है कि न्यूज़ नोट्स पे मैं पीडीएफ्स डाल रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे टॉपिक्स होते हैं ना अपने हिस्ट्री के, या अभी अभी तो हिस्ट्री ही डाला है, ठीक है, थोड़े से आर्ट एंड कल्चर के। तो ऐसे कुछ कुछ जो मेरे खुद के पीडीएफ्स थे, नोट्स थे, जिससे मैंने पढ़ाई करी थी, तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा के, है ना, टेबल फॉर्म में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार आप वो नोट्स जो है वो इस चैनल पे देख सकते हैं। तीसरा, हमने मेंटोरशिप शुरू करी है, बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये सिर्फ 5 बच्चों के लिए है ऑलरेडी। मतलब इसमें सिर्फ 2 ही स्लॉट्स खाली हैं अभी, तो ज़्यादा स्लॉट्स खाली नहीं है। तो आप मेंटोरशिप चाहे तो ले सकते हैं। पर्सनलाइज है, 1 to 1 है, मैं ही लूँगी इसमें मेंटोरशिप। और आपको बेसिकली वीकली सेशंस दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आपका एक तरीके से, अपन बोलते हैं ना, अगर आपने वो मूवी देखी हो कोटा फैक्ट्री, तो उसमें जो जीतू भैया होते हैं, या फिर अगर आपने टीवीएफ एस्पिरेंट्स देखा हो जो संदीप भैया होते हैं, तो उस तरीके से होता है ये कि आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस मिल जाए। आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आ जाए कि हाँ भाई, आपको क्या पढ़ना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है ना। आपको कौन से नोट्स रेफर कर सकते हो, आप इसको कैसे पढ़ सकते हो। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो भी समझा दिया कि ये ऐसे ऐसे है, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सको। तो उसको बोलते हैं पर्सनलाइज मेंटोरशिप या 1 to 1 मेंटोरशिप। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और लास्ट चीज़ है कि हमने फॉरेस्ट इंटरव्यू के लिए एक ग्रुप बनाया है स्पेसिफिकली, IFOS 2026। तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारा कंटेंट भी डाला है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ सकते हैं। डेली मैं उसमें अपडेट भी करती हूँ कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है ना। और साथ में उसके लिए हमने स्पेसिफिकली इंटरव्यू जो बच्चे देने जाने हैं, ठीक है, जिनके इंटरव्यू 6 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हमने इंटरव्यू डिस्कशन, आप चाहे तो 1 on 1 स्लॉट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि अभी 1 मैन आर्मी चल रही है, इसलिए, है ना। तो इसलिए बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। और आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैम क्या क्या चल रहा है, एक बार आप बता दीजिए। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब अपन चलते हैं, एक बहुत अमेजिंग न्यूज़ है, वो है सेमाग्लूटाइड पे। अब ये सेमाग्लूटाइड क्या है, देखो हुआ क्या है। आपने पेटेंट्स का नाम सुना होगा, ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जीआई टैग्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं। ये सब क्या है, ये सारे होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है भैया, आपके जो दिमाग की उपज है, ठीक है, चाहे वो आपने कोई शेप सोची हो, चाहे आपने कोई कोड सोचा हो, चाहे आपने कोई नया प्रोसेस सोचा हो, नया प्रोडक्ट सोचा हो, उसको आप एक तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हो ताकि बाकी लोग उसको हड़प ना लें, ठीक है। तो पेटेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई यूनिक प्रोडक्ट या प्रोसेस इन्वेंट करी है, उसके लिए आप पेटेंट फाइल करते हो। अब फार्मा इंडस्ट्री में पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आप बेसिकली डिसाइड करते हो कि हाँ ये वो मेडिसिन है जो इस पर्टिकुलर डिजीज पे काम करेगी, ठीक है। अब आप नहीं चाहते कि जो आपने डिस्कवर किया है, ठीक है, वो कोई और यूज़ करे, क्योंकि आप जब पेटेंट्स के लिए अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ बताना पड़ेगा क्या अलग है, कैसे कर रहा है ये काम, है ना। तो आप नहीं चाहते ये चीज़ बाकी कंपनीज को मिले, तो आप बेसिकली पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो, जो लगभग लगभग आपको 20 साल के लिए मिलता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हर कंट्री में भी याद रखना, पेटेंट्स की जो वैलिडिटी होती है वो अलग होती है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स में अलग है, यूएस में अलग है, इंडिया में अलग है। इंडिया में भी डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस आईटी वाला प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से आपकी पेटेंट्स की जो वैलिडिटी होती है वो बदलती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो फार्मा कंपनीज होती हैं, इनको ये पेटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप ऐसे समझो कि एक फार्मा कंपनी है, ठीक है, उसने बेसिकली क्या कर रखा था, उसने एक ड्रग बनाया, और वो ड्रग 2 काम करता था। एक तो वो ड्रग जो था वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम करता था, ठीक है, और दूसरा वो वेट लॉस ड्रग भी था। मतलब जहाँ आपके बताया कि ओबेसिटी एक दुनिया का, अगर मैं बोलूँ ना, सबसे बड़ा खतरनाक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ इस वक्त है, वो है ओबेसिटी या मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी क्या होता है, जहाँ पे आपका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली 25 से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें भी अगर 25 से 29 है तो आप ओवरवेट होते हो, 29 से ऊपर होता है तो आप ओबीस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। अब इसमें भी सबसे बीएमआई क्या होता है, बीएमआई बी अच्छा, ये मैं क्यों बताऊँ, मैं पहले बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बीएमआई क्या होता है, अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि बीएमआई के बेसिस पे आप बताते हो कि ओबेसिटी है या नहीं है। इंडिया भी आप देखोगे, यूएस देख लो, जितनी भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ये ओबेसिटी या मोटापे का प्रॉब्लम डेफिनेटली है। और इंडिया में भी आप देखोगे ओबेसिटी से और दूसरे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जो लोग मोटापे होते हैं, मोटापे की तरफ शिकार हो रहे हैं, ऑब्वियसली उनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो उनको बाद में आप देखोगे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या और बीमारियां जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, है ना, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए आप बोलते हैं कि भैया जो आपका शरीर है ना, आपका जो वेट है उसको आप मेंटेन करके रखो, एक लिमिट के अंदर रखो। तो अब हुआ क्या था, एक कंपनी है, सपोज करो XYZ, ठीक है, उसने बेसिकली एक ड्रग बनाया और उसमें ड्रग में जो ड्रग था वो था सेमाग्लूटाइड, ठीक है। ये ड्रग जो था बेसिकली तो डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए था, बट इस ड्रग का एक और अच्छा पार्ट था कि ये वेट लॉस की तरह भी काम कर सकता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि जिस मोटापे को घटाने के लिए आपको भागना पड़ता है, साइकिलिंग करनी पड़ रही है, या फिर आपको लाइपोसक्शन सर्जरी वगैरह करवानी पड़ रही है, जो आपको पता है फिल्म स्टार्स करवाते हैं, तो उस मोटापे को दूर करने के लिए आपको अपना खाना पीना कम करना पड़ता है, रेगुलर फास्टिंग वगैरह करनी पड़ती है ना। तो ये सब ना करके अगर आपको कोई मैजिक ड्रग मिल जाए कि भैया ये गोली है, इसको दिन में 2 बार ले लो, ठीक है, इससे आपको भूख कम लगेगी, इससे जो आपके फैट जमा है वो बेसिकली बर्न हो जाएगा और उसी से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, तो इसलिए कभी आपकी बॉडी को नहीं लगेगा कि आपको भूख लग रही है। तो अगर ऐसे टाइप की कोई मैजिक ड्रग आ जाए तो आपको नहीं लगता कि ऑब्वियसली मार्केट में एक तहलका मचा देगी। तो अभी क्या हो रहा था कि अभी जो ये ड्रग है ना, ये है थोड़ी सी कॉस्टली, क्योंकि ऑब्वियसली जो जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो ये तो है थोड़ी सी अभी कॉस्टली, ठीक है। अब इसका पेटेंट होने वाला है ख़त्म, और ये जो पेटेंट ख़त्म होने वाला है ना, इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे जो बाकी कंपनीज हैं, ठीक है, वो रेडी बैठी हैं कि जिस दिन से पेटेंट खत्म होगा उसी दिन से वो इसके जेनेरिक जो वर्जन है वो है ना मार्केट में रिलीज कर देंगी, ठीक है। तो वो जो जेनेरिक वर्जन है, जेनेरिक वर्जन मतलब क्या होता है, जो अपन आप सुनते होगे ना जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन वो होती है जिसका आप बोलोगे कि जो स्ट्रक्चर होता है, जिसकी जो कैपेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस होता है, एफिशिएंसी होती है, वो सब कुछ सेम होती है एक ब्रांडेड ड्रग की तरह, बट इसकी कॉस्ट हो जाएगा ब्रांडेड ड्रग से 1/3 हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स, है ना, ह्यूमन ट्रायल्स, उन सब में पैसा नहीं लगाना पड़ा, कंसिडरिंग पहले ही एक ड्रग थी जो ये सारा प्रूफ कर चुकी है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखोगे बहुत सारे जेनेरिक वर्जन मार्केट में फ्लड करने को रेडी हैं। तो ये आर्टिकल जो है ना, ये उसी के ऊपर है, ठीक है। और बेसिकली ओजेम्पिक आपने ड्रग सुना होगा, जो आपका वेट लॉस ड्रग की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अब इसको लेके ना आपके 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है आपका साइंस एंड टेक, है ना, जो आपका वेट लॉस ड्रग और इन सब से रिलेटेड। दूसरा बनता है आपका एथिकल क्वेश्चन। जिस देश में या जिस समाज में ऑलरेडी बॉडी इमेज को लेके इतने बड़े इश्यूज चल रहे हो, मोटापे को लेके ऑलरेडी लोगों को इतना सताया जाता हो, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कंपनीज, ब्रांड, समाज ने बेसिकली बॉडी को एक्सेप्ट करना शुरू किया जैसी वो है, और फिर से आप देखोगे वेट लॉस ड्रग के चक्कर में आ गए। अब लोग इजीली जब थिनिंग की तरफ जा सकेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं आप देखोगे बॉडी शेमिंग पे आ जाओगे, फिर से आप एक्सपेक्ट करोगे कि बॉडी इसी पर्टिकुलर ऐसी दिखनी चाहिए, इतने ही साइज की होनी चाहिए, फिर से आप देखोगे महिलाओं पे और ज़्यादा आप देखोगे शोषण होने के संभावना है। तो वही एथिकल क्वेश्चंस भी रेज होते हैं कि क्या ऐसे ड्रग्स हमको उनको प्रमोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनको अलाउ भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें अभी हम यही देखेंगे कि जैसे ओजेम्पिया हो गया, वेगोवी हो गया, ठीक है, तो इनके अभी जो ड्रग्स के पेटेंट्स थे वो एक्सपायर होने वाले हैं, और मैंने आपको बताया ना जेनेरिक वर्जन जो जनरली चीपर होते हैं वो भी मार्केट को फ्लड कर देंगे। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये पूरा एथिकल क्वेश्चन के ऊपर है कि कैसे आप देखोगे जो बॉडी शेप होती है, बॉडी कल्चर को लेके होता है, बॉडी इमेज जो होती है, उसके जो हमारे परसीव नोशन थे कि एक महिला की बॉडी ऐसी ही दिखनी चाहिए, एस साइज ही होना चाहिए। आजकल आप देखोगे तो सारी ब्रांड्स में MXL, XXL, XXL मिलता है। पहले के ज़माने में एक्सेल अगर कोई पहनता था ना, उसको इतना ज़्यादा शेम किया जाता था, लेकिन आजकल एक्सेल नॉर्मल हो गया है। तो जो ये चीज़ है ना कि बॉडी शेमिंग और बॉडी इमेजिंग से जितना हमें टाइम लग गया एज अ सोसाइटी वापस आने में, कि हम एक स्टैंडर्ड साइज को या स्टैंडर्ड शेप को या स्टैंडर्ड दिखने को ही हम एक बॉडी साइज ना माने, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम फिर से ऐसा नहीं हो कि क्योंकि ये ड्रग्स इतनी इजीली अवेलेबल होंगी, आप इजीली कोई भी खा सकता है ना, ट्रीटमेंट जो होगा वो मोर एक्सेसिबल बन जाएगा, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप फिजिकल बॉडी पे काम ना करके अपने बिजी स्केड्यूल में सोचोगे यार मैं 2 टैबलेट ही खा लेती हूँ और मेरा वेट लॉस हो जाए, ठीक है। तो वो वाली एक चीज़ है। अब आप सोचो कि इससे जो बाकी धंधे हैं, जिम के हो गए या फिर आपके है ना जो फिटनेस क्लासेस होती हैं, वेलनेस रेजीम्स जो चल रहे हैं आजकल, तो उन वाले धंधों पे भी तो फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे एक छोटी सी चीज़ जो है वो मार्केट में कितनी सारी चीज़ों पे इफेक्ट कर सकती है, ठीक है।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब कोई चीज़ ईजी हो जाती है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में उसको इनहेरिट कर पाओ, तो सबसे ईजी होता है कि आप उसको है ना रोज़ फॉलो भी करोगे। भाई रोज़ जिम जाना, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, कि जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं पर उसको रेगुलर नहीं रख पाते, है ना। जिम मेंबरशिप तो ले ली, पैसे भी भर दिए, 15-20 दिन जब जोश तब तक गए, लेकिन उसके बाद ये काम आ गया, इसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, यहाँ घूमने जाना है ना, फलाना है डिमका है, आप सबसे पहले आप देखोगे जिम का टाइम काटते हो। तो अगर आपको ये सब ना करना पड़े और सिर्फ एक टैबलेट खा के काम चल जाए तो वो वाली चीज़ है, आपको भी खुशी होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी क्या हो रहा था कि क्योंकि लोगों ने एक मतलब होता है ना स्टैंडर्ड बॉडी साइज को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था, तो इसलिए जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने भी, आप देखोगे अलग अलग तरह के सिलुएट्स वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह के बॉडी टाइप्स के हिसाब से कपड़े बनाना, ठीक है, उनको डिज़ाइन करना, पूरा फैशन इकोसिस्टम जो था वो भी बिल्कुल अलग हो गया था। लेकिन फिर से अगर आप देखोगे, आप ऐसे एक स्लिम ट्रिम बॉडी और इस तरफ जाओगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, फैशन वापस से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, एक डीपर कल्चरल शिफ्ट अगर हम देखें तो हमें वो देखने को मिलेगा। तो ये ड्रग्स का काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, वो था कि क्या जेनेरिक सच में ओबेसिटी को, अपन जो बोलते हैं ना कि ओबेसिटी या मोटापा एक बड़ा डिजीज बन के सामने आ रहा है, तो इसको हटाने का क्या एक सबसे बड़ा इलाज यही है क्या। तो सबको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया में करीबन 40 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो वेट कर रही हैं कि ये सेमाग्लूटाइड वाला जो पेटेंट है ये खत्म हो, और फिर आप देखोगे इसका जेनेरिक वर्जन जो है वो मार्केट में फ्लड करें। अब इंडिया में तीनों ही डिजीजेस, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट डिजीजेज हो, ठीक है, या फिर वो डायबिटीज़ हो, एक तो ये तीनों डिजीजेज हाई हैं, प्लस आप देखोगे इंडिया में ओबेसिटी और ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हाई चल रही हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो, 40 से ज़्यादा कंपनीज अपने ड्रग्स निकाल देंगी, लेकिन अभी भी आप देखोगे बहुत सारी मेडिसिन है जिनके पेटेंट खत्म होते ही 100 से ज़्यादा कंपनीज ने उनके मेडिसिन निकाले। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ इनमें से कुछ ही होती हैं, कुछ 10-15 ही होती हैं जिनको आप देखोगे एमआर प्रमोट करते हैं, जिनको डॉक्टर्स जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो ट्रस्टेड होते हैं, तो वो भी उन्हीं पर ही काम करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इन 100 में से भी कुछ ही ऐसी होंगी जो बिल्कुल आइडेंटिफाई होकर बाहर निकल जाएंगी, और जब वो ट्रांजिशन पीरियड क्रॉस कर जाएंगी, जो टर्बुलेंस वाला होता है, और वो मार्केट में लंबे टाइम तक स्टे करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आप मेडिसिन की बात कर रहे हो ना, ये सेमाग्लूटाइड वाली, ये एक नॉर्मल वो वाली नहीं है, क्रूसेन एस्पिरिन की आपने खा ली और सर दर्द हो गया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बना है। और ये जो मतलब टैबलेट है, इसको बहुत प्रिसीशन चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि मतलब जो ओरल टैबलेट्स होती है ना, जो आप मुंह से निकलते हो, उनको कॉपी करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्मॉल भी वेरिएशन हुआ ना, थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ इसके फॉर्मुलेशन में, तो आप देखोगे इफेक्टिवनेस, डोजिंग, ये सारी चीज़ें इससे इफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे ऐसी मेडिसिन जो होती है, इनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स पूरा सिस्टम चाहिए, रेफ्रिजरेशन चाहिए, है ना। प्लस आप देखोगे कि रूम टेम्परेचर पे भी कुछ हो सकता है कि 30 दिन की वैलिडिटी हो, या 40 दिन की, या 50 दिन की एक्सपायरी हो इनकी, है ना। तो आप इनको कब से कब तक स्टोर कर सकते हो, घरों में भी इसको कौन से टेम्परेचर पर स्टोर किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ों पर भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा भी आप देखोगे कि आपने मतलब होता है ना, मेडिसिन रिलीज कर दी, तो भी आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो पोस्ट रिलीज एक नज़र रखनी होती है कंप्लायंस के लिए, कि भाई किसी को साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आप देखोगे कि कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं लोगों को, इससे कोई अलग डिजीजेस तो नहीं इशू हो रहे हैं, कोई क्वालिटी की कंसर्न्स तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये मेडिसिन ऐसे ही लोगों को काउंटर सेल पे मिलने लग गई, तो फिर आप देखोगे डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन का भी इशू है, क्योंकि हर कोई तो नहीं ले सकता ना ये मेडिसिन, तो आपको फिर एक स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा कि भाई ये मेडिसिन जितनी ईजिली अवेलेबल है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ओवरसाइट होगी, डॉक्टर्स के बिना लोग नहीं लें, ताकि उनके हो सकता है कि कोई और डिजीजेज हो जो जो इससे ना बढ़े, है ना। प्लस आप देखोगे कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का मेटाबॉलिक सिस्टम अलग होता है, कैसे वो खाने को डाइजेस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉडी पे बहुत अच्छा काम करे तो दूसरी बॉडी पे भी उतनी एफिशिएंसी करेगी। तो ये जो क्लिनिकल एवेल्युएशंस हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्विक वेट लॉस चाहिए, कहाँ पे हो सकता है कि वेट लॉस एक सीरियस हेल्थ इशू की तरह बन के आ सकता है, कहाँ पे हो सकता है कि आपको सेकेंडरी कोई इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक चीज़ है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो जो ये फार्माको विजिलेंस होती है ना, ये देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो फार्माको विजिलेंस होता है ना, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम लोग सिर्फ है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स या फार्मेसी मेडिसिन को शेल्फ पे लाएं। हमारा आइडिया ये है कि अल्टीमेटली पेशेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए, और इस केस में बेनिफिट क्या है, उनके मेटाबॉलिज्म का, तो वो होना चाहिए, ठीक है। ये फिर से वही आर्टिकल है, ठीक है, उस पर ही बताया गया है क्या कहते हैं मेडिसिन के ऊपर, कि क्या अच्छा है इसमें और क्या इसमें खराब है। हमने इश्यूज पहले ही डिस्कस कर लिए थे, आप चाहो तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हो,
है ना, एक बार देख सकते हो। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है इंडिया चाइना को लेके, जो मनोज पंत जी ने लिखा है, मतलब मुझे काफ़ी पसंद है ये। तो इंडिया चाइना के इकोनॉमिक पार्टनर्स को लेके का है। देखो आपको पता है कि जब इंडिया में कोविड आया था, इनफैक्ट वर्ल्ड में कोविड आया था, तो आपको पता है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को लेके लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपनीज बहुत गंदा परफॉर्म कर रही थी और उनके शेयर मार्केट्स बहुत नीचे जा रहे थे, उनको बहुत घाटा हो रहा था, और चाइना से एक दो कंपनीज ने ना इक्विटी इन्फ्यूजन करना चालू कर दिया था इंडियन कंपनीज में, मतलब उनको बाय करना चालू कर दिया था। तो फिर हमने एक रूल लाया था कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो गवर्नमेंट अप्रूव होगा, गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना आप इंडियन कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और कौन से देशों से, बेसिकली जो जिस देश के साथ इंडिया का बॉर्डर है। तो ऑल्दो ये रिस्ट्रिक्शंस बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब पे लगे थे, पर मेजरली ये चाइना से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे ना इंडियन कंपनीज में, जो टेक ओवर करने के अटेम्प्ट्स हो रहे थे, उसको रोकने के लिए थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इंडिया और चाइना की बात करो तो चाइना बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है वैल्यू चेन में, जो वर्ल्ड की वैल्यू चेन है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना के, आपको पता है, यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, प्लस आप देखोगे वहाँ पे लेबर की कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चाइना पहले जो अपन बोलते हैं ना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था, अब वो फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन या फिर हाई वैल्यू प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, वो उस पर तरफ जा रहा है, मतलब वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक स्पेस खाली मिल रही है जहाँ पे इंडिया जो है, अगर उसके पास स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है ना, और लोग वगैरह हैं, तो उससे आप देखोगे जो चाइना ने गैप क्रिएट किया है, या जिसको अपन चाइना +1 बोलते हैं, उधर इंडिया अपनी जगह बना सकता है, ठीक है। प्लस आपको पता है चाइना का बढ़ता हुआ ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर्स है ना, चाइना के प्रति बढ़ता हुआ जो डिस्ट्रस्ट है लोगों में या कंट्रीज में, वो भी कहीं ना कहीं एक पुश कर रहा है कि सप्लाई चेन्स को चाइना से अवे करके कोई और कंट्री की तरफ भेजा जाए, ठीक है। चाइना में आपको पता है कि ऑलरेडी उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में, कुछ डेकेड्स में इतना प्रोडक्शन कर लिया कि वो ओवर प्रोडक्शन हो गया है। तो अब क्या हो रहा है कि उनकी खुद की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो नहीं है, वो सारा प्रोडक्शन जो है वो बाहर डंप करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारा जीडीपी का काफ़ी सारा हिस्सा जो होता है वो बेसिकली सी से आ रहा है। सी मतलब क्या होता है, लगभग 60% के आसपास जो है हमारा सी है, मतलब डोमेस्टिक डिमांड ही हमारी काफ़ी है अगर हम देखें जीडीपी को कंज्यूम करने में, जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कि देखो चाइना ने किया क्या, अल्टीमेटली यूएस और चाइना के इश्यूज चल रहे थे, चाइना के ऊपर यूएस ने टैरिफ बैरियर्स वगैरह लगाए, करेक्ट है। लेकिन फिर भी आप सुनते होगे कि चाइना का इस साल $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस था। तो जब इनके बीच में इतने इश्यूज चल रहे हैं, यूएस चाइना का काफ़ी बड़ा पार्टनर है, फिर भी आप देखोगे चाइना कैसे मेंटेन कर पाया है ट्रेड सरप्लस, क्योंकि उसने डाइवर्सिफाई कर लिया, ठीक है। और अगर चाइना के ऊपर बैन लगा है तो चाइना ने बेसिकली क्या करा, जैसे वियतनाम और इन कंट्रीज पे जिनका यूएस के साथ अच्छा रिलेशन था, तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स भेजे, यहाँ पे माइन्यूट सा ही कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, और फिर वो प्रोडक्ट्स राउट होकर वापस यूएस चले गए। तो उसने एनीवेज जहाँ प्रोडक्ट पहुंचाने थे वहाँ प्रोडक्ट पहुंच गए, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे कि अगर आप बोल रहे हो कि यूएस चाइना के बीच में ट्रेड डायरेक्टली नहीं हुआ, तो आप देखोगे यूएस और वियतनाम के बीच में जो ट्रेड था वो बढ़ गया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आर्टिकल ही कह रहा है कि इसका उन्होंने कोई प्रमाण भी दिया है कि यूएस और वियतनाम का अगर आप ट्रेड देखोगे, जब चाइना के साथ बनता तो उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया था। तो इंडिया को अगर चाइना को रिप्लेस करना है मार्केट में, तो हमें बेसिकली टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि होता क्या है, चाइना के पास अभी जो ये सरप्लस आया है $1 ट्रिलियन का, अब उसको पता है कि खुद की इकोनॉमी में लगाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड तो है नहीं। तो वो क्या करता है फिर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये सारी चीज़ों की वजह से वो बाहर इस कैपिटल को डिप्लॉय करना चाहता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एफडीआई जो है वो चाइना का बहुत ज़्यादा है। इंडिया ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, क्योंकि इंडिया आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हम बेसिक फार्मास्यूटिकल्स हो, एपीआईज हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मतलब इवन मशीनरीज हो, उसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप हम चाहे उस पर कितना भी टैरिफ बैरियर्स और ये कस्टम वेलिंग ड्यूटीज़, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ कुछ भी लगा दें, ठीक है, अल्टीमेटली जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना पे वो अभी तक कम नहीं हुई है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी सरकार ने क्या किया था कि जो भी कंट्रीज़ हमारे साथ लैंड बॉर्डर में है, उनके ऊपर वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो थोड़े से कम किए थे। बोला था कि अगर आपके यहाँ पे वो 10% से कम है वो इन्वेस्टर, है ना, तो वैसे करके उन्होंने कुछ चेंजेस करे, तो जो अपन ने पिछले न्यूज़ आर्टिकल्स में डिस्कस किए ऑलरेडी। तो अब आप ये समझो कि हम ये जो चाइना से आने वाला इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। ये आर्टिकल क्या बता रहा है कि इंडिया और चाइना जो है, ऑल्दो हमारे इश्यूज हैं अपने, अब मतलब लैंड को लेके, बॉर्डर को लेके, वो सारी अपनी जगह है, बट चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए फ़ायदा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि चाइना से हमें पैसा आएगा, और वो पैसे की हमें यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जो है अभी भी डेवलपिंग नेशन है, हमारे को बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो साथ में पूरी कर रही हैं। और प्लस जो ये पूरे वर्ल्ड में जो अभी एक बोलते हैं ना इंस्टेबिलिटी आई है, तो उसको कोप अप करने के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए भी चाइना का सरप्लस हमें काम आ सकता है।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है बेसिकली रिसेंटली सरकार ने एक अर्बन चैलेंज फंड जो था वो अप्रूव किया है। ठीक है, 4 लाख करोड़ का फंड है, जिसमें आप देखोगे सेंटर 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा, और एटलीस्ट जो 50% की जो कॉस्ट है वो मार्केट से बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू है ना, या फिर सिटी अपने बॉन्ड्स निकाल सकती है या फिर अर्बन लोकल बॉडी अपने बॉन्ड्स निकाल सकती है, उस तरीके से ये होगा। वैसे इस साल के बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाने की बात करी गई थी, जिसमें भी बोला गया था कि एक चैलेंज्ड फ्रेमवर्क लिया जाएगा कि 7 सिटीज़ जो होंगे वो आपस में compete करेंगे, और जो बेस्ट सिटी होगी फिर उसको आप देखोगे सिटी इकोनॉमिक रीजन के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी गई थी। अब क्योंकि हम यहाँ पे अर्बन सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो बेसिकली अर्बन सिटीज़ के ऊपर है कि कैसे ये जो सिटीज़ हैं वो रैपिडली ट्रांजिशन हो रही हैं। आपको पता है कि विलेजेस से अगर आप सिटी बनते हो तो सेमी अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, पेरी अर्बन एरियाज़, वो डेवलप हो रहे हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट, सीवेज, वाटर, है ना, लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ट्रैफिक हो गया, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ को हम देख रहे हैं काम करना है, लेकिन ना तो उनके पास फंड्स हैं, ना फंक्शंस हैं, और ना फंक्शनरीज हैं। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है जीडीपी में हार्डली 1% के आसपास कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि अगर आप यही फिगर ब्रिक्स और ओईसीडी कंट्रीज़ का देखोगे तो 5 से 8% तक आता है। ठीक है, अर्बन सिटीज़ में आपको पता है जितना रैपिड अर्बनाइजेशन होता है उतना ज़्यादा स्लम्स जो होता है वो डेवलप हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आप देखोगे क्या बोलते हैं, बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि जो सोसाइटीज़ बिखर रही हैं, जो सोशल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसका क्या। ठीक है, तो अगर ये जो आर्टिकल है वो बोल रहा है कि हमारे इंडियन सिटीज़ जो है आज वो 3 मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। एक तो है पब्लिक हेल्थ का, क्योंकि आपको पता है हेल्थ की फैसिलिटीज़ डिटोरिएट कर रही हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हैं नहीं, प्लस क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जैसे अर्बन फ्लड्स वगैरह जो आने लग गए हैं, और प्लस आप देखोगे कि जो माइग्रेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, अब ये बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ क्राइसिस है, हॉस्पिटल्स की आपको सबको कंडीशन पता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बर्डन बढ़ जाता है, अफोर्ड नहीं कर पाते, पब्लिक हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है। सैनिटेशन हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ड्रेनेज हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, हर चीज़ की एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कि जो पब्लिक हेल्थ आउटकम्स हैं वो मोस्टली क्या होता है कि देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन से ना ग्रांट्स मिलते हैं, आपको पता होगा जो 16th फाइनेंस कमीशन है। अच्छा, ज़रा मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने 16th फाइनेंस कमीशन बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो 16th फाइनेंस कमीशन की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ या रूरल लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको बेसिकली जो पहले बहुत तरीके के ग्रांट्स मिलते थे, रेवेन्यू डेफिसिट फलाना ढिमका, ये सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, और अब उनको 2 तरीके से ग्रांट्स मिलेंगे। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से मिलेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक और है, और फिर आप देखोगे इसमें भी 2 तरीके के हैं कि कुछ टाइड फंड होंगे, कुछ बेसिक होंगे, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, कुछ टाइड होंगे, कुछ अनटाइड होंगे। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, बेसिकली लोकल बॉडीज़ का इंपॉर्टेंस समझते हुए उनको जो ग्रांट्स है उसने बढ़ाए हैं। ठीक है, और उसमें उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फ्लड मिटिगेशन वगैरह के लिए भी ग्रांट्स अप्रूव करे हैं। ठीक है, फिर वही चीज़ है कि क्या फाइनेंस अकेला काफ़ी है क्या सारी कमियों को दूर करने के लिए? नहीं, आपके इंस्टीट्यूशंस को भी ढंग से करना पड़ेगा, स्टाफिंग, प्लानिंग और रेवेन्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको सिखाने पड़ेंगे, इनका जो डेवल्यूशन हो रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, इनकी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आइडिया यही है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को आपको सशक्त करना पड़ेगा ताकि वो उस पैसे को भी यूज़ कर पाएँ। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, ये आर्टिकल है बेसिकली मिडल ईस्ट पे। तो आपको पता है कि अभी जो युद्ध चल रहा है तो उसमें जैसे ये ईरान है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है ओमान हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, है ना, और फिर यहाँ पे कुवैत। तो अब होता क्या था कि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे इन कंट्रीज़ में चाहे आपस में कितने भी इशू हो, क्योंकि आपको पता है ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड नेशन है, जबकि बाकी जो मोस्टली गल्फ कंट्रीज़ हैं वो सुन्नी डोमिनेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कतर है ना, तो कतर की एक लार्जेस्ट गैस फैसिलिटी है जो रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया में आती है। ठीक है, तो जब ईरान, इसराइल और यूएस ने मिलके, आप फिर स्पेसिफिकली आप इसराइल की बात करोगे तो इसराइल ने ईरान की एक साउथ पार्स गैस फील्ड है, ठीक है, उसको, जो कहीं ना कहीं मतलब ईरान भी है और इसमें कतर भी एक पार्टनर है, ठीक है, उस पर अटैक किया था। और ऑब्वियसली ईरान ने फिर यहाँ की जो गैस फैसिलिटी थी उस पर अटैक करने के लिए बोला था। अब ट्रम्प साहब ने कहा था कि हमें कोई नॉलेज नहीं थी इसराइली स्ट्राइक्स की, और अभी है ना कोई भी स्ट्राइक्स इसराइल नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि कतर आप देखोगे यूएस का भी एलाई है। अब हुआ क्या कि ये जो मतलब आप सोचो इतनी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है, इतनी बड़ी बड़ी आप देखोगे गैस फील्ड्स को जब आप अटैक करोगे तो ऑब्वियसली एक तो जो क्रूड बर्बाद हो रहा है वो तो हो ही रहा है, प्लस आप देखोगे मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा, एक शॉर्टेज क्रिएट होगी और प्राइसेस जो होंगे वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आप देखोगे अभी तक वर्ल्ड में 3 मेजर क्राइसिस आए हैं ऑयल के। तो 1970s वाला था, एक 1979 वाला था, उसके बाद आप देखोगे रशिया यूक्रेन अटैक वाला था जिसमें प्राइसेस बहुत तेज़ी से जंप करे हैं, और अभी वाले में तो आप देखोगे प्राइसेस, इन तीनों प्राइसेस ज़्यादा जंप हो चुके हैं। ठीक है, तो आइडिया यही है कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको अल्टीमेटली खोलना ही पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड ट्रेड को रिस्टोर करना है। ठीक है, दूसरा है कि ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईरान अगर पूरा 1 महीना वॉर चला सकता है तो आप सोचो कहाँ तक वॉर चला सकता होगा। ठीक है,
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो स्पेसिफिकली जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ऐसी न्यूज़ को एक बार बस सरसरी नज़र से घुमा लिया करो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप सपोज करो नासिक से हो और आपको यही नहीं पता कि आपके शहर में इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, तो नासिक में बेसिकली मैं बोलती हूँ ना, ये जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, ये भगवान पे विश्वास करना, स्पिरिचुअलिटी रखना, रिलीजियसनेस रखना अपनी जगह है, अंधविश्वास करना बिल्कुल ख़राब है। तो एक गॉडमैन था जो अपने आप को होता है ना, अपने आप को बेसिकली मतलब भगवान ही मानते एक तरीके से, संत महात्मा टाइप के लोग, अच्छे वाले नहीं बुरे वाले जो नकली वाले होते हैं, ठीक है। तो अशोक हरात करके था, तो इनके ऊपर केस लगाया गया सेक्सुअल असॉल्ट का, बहुत सारी महिलाओं को प्रेग्नेंट वगैरह भी किया है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली उनको धमकाते भी थे कि बाहर गए तो मैं जान से मरवा दूंगा, तो ऐसे करके आप देखोगे इनको फाइनली अरेस्ट किया गया है। बहुत सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी और इनके साथ जो पहले एक बंदा काम करता था उसी ने ये पेन ड्राइव पे मतलब होता है ना सारे सब कुछ रिकॉर्ड करके पुलिस को सबमिट किया। तो यही चीज़ है कि गॉड मैन कल्चर जो होता है ना, एक ये गॉड मैन जो कल्चर बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ पे, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, लोगों की तकलीफें बढ़ती हैं और लोगों को लगता है कि उस तकलीफ का निवारण है गॉड मैन, ठीक है, तो भगवान का भेजा हुआ कोई मसीहा। तो ये मतलब बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी के लिए, मैं क्या ही बोलूँ और इसके ऊपर, ठीक है। फिर हम चलते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल पे कि मोदी जी जो हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग पब्लिक ऑफिस के हेड बन गए हैं। अब चाहे उनका कार्यकाल एज अ सीएम रहा हो गुजरात में 15 साल का, या फिर आप देखोगे एज अ पीएम रहा हो 15 साल का, तो उन्होंने 8931 डेज पब्लिक ऑफिस में कंप्लीट करे हैं। ये इससे पहले जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का था, जिस टाइम पे आपको पता होगा कि सिक्किम प्रोटेक्टोरेट बना था, उसके बाद हमारे अंदर था, तो 8930 डेज का उनका कार्यकाल था, ठीक है। फाइनली मोदी जी ने उनको तोड़ दिया है और इस पर आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने स्पीचेस भी दी थी। फिर आप देखोगे एक आर्टिकल है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मतलब प्रोटेस्ट पे निकली है और बहुत सारे शहरों में, यहाँ पे तो सिर्फ कोलकाता का बताया है, पर बहुत सारे शहरों में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट करके आया था 2019 में, और इसमें आपको पता है बहुत बार अमेंडमेंट्स हुए हैं। अभी फिर से आप देखोगे 2026 में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है जो अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग है। इस बिल में क्या हो रहा है कि देखो अच्छा पहले तो ट्रांसजेंडर्स के बारे में समझो। देखो ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं, ट्रांसजेंडर्स आर दोज पीपल जिनका जो सेक्स होता है ना, जो उनको असाइन होता है एट बर्थ वर्सेस जो उनका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब जो सेक्स असाइंड एट बर्थ है वर्सेस जो उनका मतलब सेक्सुअल इंक्लिनेशन बोलो या बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन बोलो, वो अलग है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। इसमें जैसे आपका हिजड़ा छक्का जो आपके जो ट्रेडिशनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आते थे वो तो आते ही हैं, गे लेस्बियन है ना, LGBTQ, तो इसके अंदर भी IA+, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, कुअर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल प्लस, तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है जिनको ट्रांसजेंडर में लेते थे। अब हुआ क्या था, ट्रांसजेंडर्स आपको पता है कि बहुत ही माइनॉरिटी या वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ठीक है। बहुत कम ही लोग हैं जो कैसे बोलूँ, इनको कुछ अधिकार मिले हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको वोटिंग वगैरह अलाउ करी गई है, ठीक है, मतलब जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता भी है। मोस्टली आप देखोगे कि बहुत बोलते हैं ना अपन लोग, बस डेली का अपना गुजारा कर रहे हैं, इनको कोई मतलब होता है ना, ट्रीटमेंट नहीं मिलता अच्छे से, इज्जत नहीं मिलती है, डिग्निटी नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग तो गुरु शिष्य परंपरा में रह जाते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स एज अ कम्युनिटी अगर आप बोलोगे तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी में है। तो ये सब देखते हुए एक आपने अगर मूवी देखी हो सुष्मिता सेन की ताली करके, बहुत ही अमेजिंग मूवी है या सीरीज़ है एक्चुअली, देख लेना, ठीक है। उसमें उन्होंने वो ट्रांसजेंडर का दुख बताया है कि कैसे वो लोग फाइनली मतलब वो कोर्ट केस करते हैं अपने हक के लिए और फिर वो जीत जाते हैं। तो वो कोर्ट केस कौन सा था, वो था नालसा जजमेंट, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जजमेंट था, बेसिकली नालसा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और जो नालसा जजमेंट था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को फाइनली बहुत सारी चीज़ों या अधिकारों से मतलब बोलते हैं ना कि उनको दिए गए थे। पहला कि उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया था। तो आजकल आप देखते होगे बहुत सारे फॉर्म्स में, इवन बैंकिंग फॉर्म्स में भी आपसे जब पूछते हैं कि जेंडर क्या है, मेल फीमेल, और यहाँ पे अदर्स या थर्ड जेंडर लिखा हुआ आता है। तो जो थर्ड जेंडर का क्राइटेरिया पूरा शुरू हुआ था ना, वो इसी जजमेंट के बाद शुरू हुआ था कि ट्रांसजेंडर्स को मेल या फीमेल में लिखने की जरूरत नहीं है, दे कैन एनरोल देमसेल्व्स इन द थर्ड जेंडर कैटेगरी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनके लिए एडिक्वेट एवेन्यूज़ देखे जाने चाहिए कि इनको अगर एजुकेशन या फिर जॉब्स वगैरह में रिजर्वेशन मिल सकता है ओबीसी के अंदर इंक्लूड करके, तो इनको वो भी दिया जाना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है, बेसिकली कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, है ना, उनको किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं। आप बेसिकली इंसान खुद डिसाइड कर सकता है कि वो ट्रांसजेंडर है या नहीं। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया था और यही सबसे बड़ा मुद्दा बना है इस बार के प्रोटेस्ट का। हो क्या रहा है
कि जो ट्रांसजेंडर्स है ना, अब सरकार बोल रही है कि जो 2019 का एक्ट आया था, 2026 में उसको चेंज करके बोलेंगे कि जो ट्रांसजेंडर्स का राइट है कि आप खुद से खुद को आइडेंटिटी बना सकते हो जेंडर की, वो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको बेसिकली प्रॉपर एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा, आपको एग्जामिन किया जाएगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, उसके बाद ही आपको ट्रांसजेंडर का टैग दिया जाएगा। तो बेसिकली तो 2014 में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, है ना, नालसा वाली, तो वो कहीं ना कहीं पूरी रिफ्यूट हो गई, है ना। और साथ में जो फंडामेंटल राइट्स उनको मिलने चाहिए थे इक्वालिटी वगैरह के, वो तो फिर आप देखोगे जब यही चीज़ नहीं मिल पा रही है उनको, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की, तो बाकी चीज़ों के लिए भी फिर उनको भागना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इनफैक्ट आप देखोगे बिल में ये भी बोला है कि जैसे अगर आप कोई होता है ना कि आप मतलब बाय बाय बर्थ आप मेल पैदा हुए थे, लेकिन आपका इंक्लिमेशन टू बीइंग अ फीमेल इज़ हाई, तो आप हार्मोन ट्रीटमेंट या फिर होता है ना मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह करते हो। जैसे आपको पता है लक्ष्मी ट्रांसजेंडर ने किया था, जिसके ऊपर तो एक मूवी बनी थी जो आई थिंक केन्स या कहीं फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में भी दिखाई गई थी। तो बेसिकली ये मेल थे, बट उनको नाचना ऐसे है ना फीमेल्स की तरह सजना, और फीमेल्स की तरह इनको जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत पसंद थे, तो इन्होंने फिर फाइनली सर्जरी करवा ली एंड नाउ शी बिकेम मेल से फीमेल एंड शी इज़ हैप्पीली मैरिड ऑल्सो। तो जो लक्ष्मी ट्रांसजेंडर की कहानी थी, तो ऐसे अगर आप कोई हार्मोन ट्रीटमेंट लेते हो या मेडिकल प्रोसीजर्स ले रहे हो या सर्जरीज ले रहे हो, तो अगर आप मेल हो, है ना, आपका इंक्लिमेशन है सिर्फ फीमेल की तरह, तो आपको नहीं मानेंगे कि आप फीमेल हो या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हो। आपने अगर कोई ट्रीटमेंट या सर्जरीज वगैरह ली हैं, ठीक है, तभी आपको उस कैटेगरी में रिकॉग्निशन मिला दिया जाएगा, मतलब वो मैंडेटरी कर दिया है ये मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह सबमिट करना। तो इसी को लेके आप देखोगे इतना इशू चल रहा है। फिर अपन चलते हैं एक बड़े आर्टिकल की तरफ, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है और यहाँ पे एक बड़ा इशू सामने आया है। हुआ क्या है, देखो डब्ल्यूटीओ क्या बॉडी थी, तो डब्ल्यूटीओ में लगभग आप देखोगे अभी फिलहाल 166 मेंबर्स या कुछ है ना दुनिया में, और ये एक ट्रेडिंग बॉडी है। बेसिकली ये 1995 में यूरोपीय राउंड के बाद निकल के आती है, और आइडिया ये था कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि उनके जो ट्रेडिंग में बैरियर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में उनको कम किया जाए। ठीक है, अब ये डब्ल्यूटीओ में कोई भी जो डिसीजन होता है ना, वो कंसेंसस के थ्रू लिया जाता है। देखो जैसे आप सपोज करो 100 लोग हैं, तो 100 अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो एक तो हो गया कि भाई मेजोरिटी, कि 100 में से अगर 51 लोगों ने बोल दिया तो आपने बोल दिया कि हाँ ये ऐसा ही होगा। लेकिन एक होता है मेजोरिटी की नहीं, कंसेंसस की चलेगी। कंसेंसस मतलब क्या है कि 100 की 100 लोग हाँ बोलने चाहिए, नहीं तो वो अग्रीमेंट पास नहीं होगा। तो ये है आपका डब्ल्यूटीओ। अब हुआ क्या कि चाइना ने बेसिकली एक आईएफडी अग्रीमेंट प्रस्तुत किया। आईएफडी क्या है, एक इंटरनेशनल फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट अग्रीमेंट करके है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि कुछ 70 एक कंट्रीज़ थी 2017 से, और अभी आप देखोगे करीबन 128 कंट्रीज़ होंगी। तो जब ये उन्होंने प्रस्तुत किया था 2017 में तो 70 थी, और अभी कुछ 128 कंट्रीज़ के आसपास इसको साइन कर चुकी हैं। और ये कैसा एक अग्रीमेंट है, प्लूरलिस्टिक। अब प्लूरलिस्टिक अग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कंसेंसस लगे। इसमें मतलब अगर काफ़ी सारी कंट्रीज साथ में आ जाती हैं तो आप मान लेते हो कि ये भाई पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्कशन में है। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका इस अग्रीमेंट को कम्प्लीटली अपोज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के जो पूरा एक क्या बोलते हैं इसको, जो डब्ल्यूटीओ जिस फिलॉसफी में बना था कि हाँ कंसेंसस पे ही काम होगा, तो ये कंसेंसस के बिल्कुल अपोजिट जाता है। ऐसे तो फिर आगे किसी को भी कुछ पास कराना है तो छोटे छोटे प्लूरलिस्टिक डील्स करते रहो। ठीक है, तो प्लूरिलैटरलिज्म हो जाएगा, ना कि कंसेंसस ड्रिवन एक मैकेनिज्म। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ये जो बोल रहे हैं कि आईएफडी अग्रीमेंट क्या है, जैसे बीआरआई आया था, तो चाइना कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड में हम लोग है ना इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट प्रमोट कर सकें, कोऑपरेशन बढ़ा सकें एफडीआई वगैरह के ऊपर। ठीक है, और स्पेसिफिकली लीज डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एफडीआई को हम लोग इंक्रीज कर सकें। ठीक है, इंडिया जो बोल रहा है वो ये बोल ही नहीं रहा है कि हमें इसके उद्देश्य से प्रॉब्लम है। इंडिया ये बोल रहा है कि जिस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है और पास किया जा रहा है, जिसमें कुछ मेंबर्स जो होंगे वो बेसिकली सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, आगे उसको अग्री कर लेते हैं, तो ये तो फिर डब्ल्यूटीओ के खिलाफ जा रहा है। फिर तो आप एक रीजनल ब्लॉक बना के इस चीज़ को कर लो ना। डब्ल्यूटीओ के जो इसका डायरेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए उनका नाम, क्योंकि शी इज़ अ लेडी। ठीक है, पहली बार कोई अफ्रीकन लेडी को इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट पे रखा गया था। तो डायरेक्टर जनरल है वो नगोजी उखुंजो इवियाला, ये रहा। ठीक है, और इन्होंने भी बैकिंग दी है इसको, क्योंकि उन्होंने बोला ये ट्रांसपेरेंट है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव करेगा, रेड टेपिज्म कम होगा। ठीक है, बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। करेक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर से आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों इसको अग्री नहीं कर रहे हैं। इंडिया तो स्पेसिफिकली इस चीज़ को अग्री नहीं कर रहा है। ठीक है, जो आप देखोगे जो इस अग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रमोशन प्रोटेक्शन मिलेगा, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी आ रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉपर आप देखोगे जो छोटी कंट्रीज़ होती है उनके लिए जो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला चीज़ जो डब्ल्यूटीओ के अंदर है वो इसके अंदर भी है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्पेशल और डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है,
तो वो चीज़ तो इनको सपोर्ट कर रही है। और इंडिया जो है उसको पहले ही पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जैसा हुआ कि चाइना ने अपने सारे गुड्स उठा के डंप करने शुरू कर दिए। लोगों को आप देखोगे झांसे में बांध के उनसे फिर आप देखोगे उनकी प्रॉपर्टीज़ 99 ईयर की लीज पे लेना शुरू कर दिया था। तो वही चीज़ इंडिया को लग रहा है कि आईएफडी में भी होगा, और ये कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ठीक है। और इंडिया साथ में ये बोल रहा है कि आप ये नए नए इशूज़ लेके आ रहे हो। इंडिया का पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेके कितने सालों से इशू चल रहा है। ठीक है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मैकेनिज्म को लेके, जिसमें बोला गया था कि भैया कि बाली में इसका डिसीजन निकल जाएगा। फिर 4 साल का फिर से टाइमलाइन दिया था, बोला था कि 2017 में इसका परमानेंट कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। आज तक उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकला है, तो कृपया इस चीज़ पे भी सोल्यूशन निकालें। ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो है बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व पे। तो हुआ क्या है, आपको पता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है। आपको पता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, चाहे 1% ही क्यों ना हो। वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको फॉरेक्स रिजर्व लगेंगे। ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे प्लस एफडीआई एफपीआई नेट एफडीआई आउटफ्लो हुआ है। ठीक है। एफपीआईज भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वो हमारी कंट्री से पैसा निकाल के, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कि वो यूएस मार्केट में चले गए। तो इससे रुपी की वॉलेटिलिटी जो होती है, कि आपको पता है रुपी का डेप्रिसिएशन हो गया, वॉलेटिलिटी और स्टॉक मार्केट वो सब भी बढ़ने लग गई। तो अब यहाँ पे बात आती है फॉरेक्स रिजर्व्स की। तो हुआ क्या कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स वैसे तो कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, $700 बिलियन के ऊपर हैं, लेकिन पिछले ही कुछ दिनों में करीबन $20 बिलियन के आसपास की इनको इनमें घटौती देखने को मिलती है। इंडिया ऑलरेडी कम फॉरेक्स रिजर्व्स की वजह से 1991 में एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेल चुका है, जहाँ पे हमारे पास हार्डली सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का इंपोर्ट करने जितना फॉरेक्स रिजर्व्स था। इस वजह से हमें, आप देखोगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना भी गिरवी रख के पैसा लाना पड़ा, और फिर हमने वो कर्जा चुका दिया था। बट अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, अगर कंफर्टेबल पोजीशन पर रहे तो फायदा होता है। तो इंडिया का जो भी फॉरेक्स रिजर्व है $700 बिलियन के आसपास का, ये करीबन हमारे 12 महीनों का, मतलब 1 साल का जो इम्पोर्ट होता है उसको ईजिली झेल सकता है। ठीक है। प्लस प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है। फॉरेन करेंसी में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। ठीक है। आईएमएफ के दो होते हैं, एक तो आपका रिजर्व ट्रांच होता है, एक स्पेशल ड्राइंग फंड होता है। ठीक है। तो उसमें आपने कुछ पैसे लगा रखे हैं, या फिर आपको पता है आपने गोल्ड वगैरह में लगा रखा है। ठीक है। आपको पता है कि एनआरआईज जो हैं, क्योंकि इस वक्त उनको भी खर्चे की ज़रूरत है, तो वो भी अपना सारा पैसा जो है मैसिव स्केल में निकाल रहे हैं। गोल्ड ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, तो आप इसको मतलब जमा नहीं कर सकते। जो पड़ा हुआ है उतना ही रखोगे, पर और ज़्यादा बाइंग नहीं करोगे। इसलिए आरबीआई ने, आप देखोगे, पहले ही बहुत सारी बाइंग करके रखी थी। ठीक है। आरबीआई, आपको पता है कि फॉरेक्स रिजर्व से रुपी की जो वॉलेटिलिटी आ रही है, और रुपी का डेप्रिसिएशन और ना हो, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपी और कमज़ोर ना पड़े, इस वजह से फॉरेक्स रिजर्व में से आरबीआई क्या करता है, बार बार डॉलर बेचता भी रहता है, ताकि हमारी करेंसी जो है वो मेंटेन रहे। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता जैसे 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ईस्ट एशियन टाइगर का इकोनॉमीज़ में। ठीक है। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो इंडिया है, ऐसा बोला जाता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे अगर अपन सीखे तो लगभग हो सकता है $50-60 बिलियन का फॉरेस्ट रिजर्व्स इंडिया को बेचना पड़े। ठीक है। बट फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, और हमें याद रखना है कि जो भी वर्ल्ड में हो रहा है उससे इंडिया पे भी असर पड़ता है। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे इंडिया में कब कब फॉरेक्स रिजर्व यूज़ किया था, जैसे आपको पता है 1991 में जो इशू हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको पूरा समझा ही दिया। वैसे ही आपको पता होना चाहिए जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था ईस्ट एशिया में, तब भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे फॉरेस्ट रिजर्व ने हमारे को काफ़ी बचाया था। और फिर 2013 में जब आप देखोगे यूएस ने मना किया था कि वो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो चल रहा था उनका, उसको ख़त्म करेगी। क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अगर कोई इकनॉमी बहुत स्लंप में रही हो, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो कि जो रेपो रेट्स वगैरह होते हैं उसको कम करते रहते हो, तो कि मार्केट, ताकि मार्केट में मतलब होता है ना, लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का मन करे। तो जब यूएस ने मना कर दिया था कि वो क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि इसका मतलब है कि डॉलर जो होगा वो महंगा होगा, तो ऑब्वियसली सारी इकनॉमी से पैसा निकल के वापस यूएस में फ्लो करना चला जाता है। तो ये जो टेपर टेंट्रम एक्सरसाइज थी, ठीक है, उसका भी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पे इतना असर पड़ा था कि इंडिया को उस टाइम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ में इंक्लूड कर लिया गया था। और क्योंकि हमने फ्रेजाइल 5 पहले पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ कौन सी हैं। जैसे इसमें इंडिया है, टर्की है, पाकिस्तान है ना, या कौन सी इकोनॉमीज़ हैं, तो इसके अंदर कौन सी 5 इकोनॉमीज़ आती है जिसको अपन फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ कहते हैं। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे जो मुंबई अहमदाबाद एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है। जिसमें हमने जापान या जीका से भी बहुत सारा पैसा लिया था। जापान से टेक्नोलॉजी लाई थे शिनकानसेन वाली। ठीक है। तो ये जो पूरा 500 किलोमीटर का एक अपन वो कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट, ताकि आप देखोगे बुलेट ट्रेन चलाएंगे इसके ऊपर, तो इसमें बहुत सारी टनल्स बननी है। ठीक है। इसमें करीबन 27 किलोमीटर जो है उसमें टनल्स बनेंगी। उसमें 27 किलोमीटर में से तो 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। ठीक है। और 6.5 किलोमीटर की सरफेस पे। अभी जो अंडरग्राउंड है ना, इसमें से कुछ हिस्सा आप देखोगे थाने क्रीक के आसपास पानी के अंदर से भी जाता है। तो ये जो टनल्स बनाना होता है ना, ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है। सड़क बनाना तो ईजी है, टनल बनाना जो होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको पत्थरों का
एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऊपर के पत्थर ढह ना जाए, है ना। तो इसके लिए आप देखोगे कि हम इतने टाइम से बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की एक मशीन होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको अपन न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड बोलते हैं, हम वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ब्लास्टिंग वगैरह करके। अब फाइनली क्या हो गया है कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स टनल्स वगैरह बनानी है, तो उसके लिए हमने मतलब है तो वो जो मशीन है वो है टनल बोरिंग मशीन, ठीक है, जो हमें चाहिए तो वो हम चाइना से बेसिकली इंपोर्ट करा रहे हैं। वो जो जहाज़ है वो ऑलरेडी निकल चुका है। ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली उनका पड़ा हुआ होगा चाइना में कुछ माल, तो वो वहाँ से हमारे इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो आ जाएगा, जिससे आप देखोगे टनल्स वगैरह फटाफट बन जाएंगे और ये प्रोजेक्ट भी जल्दी खत्म होने की संभावना है। फिर ये सोशल मीडिया बैन और इसके यूज़ को लेके एक आर्टिकल है। देखो हमने पहले ही इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, अंडर 13 के लिए डिस्कस किया है, अंडर 16 के लिए डिस्कस किया है। मैंने आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन सारी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। आपको बताया था कि कैसे इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आप चाहो तो एक मेंस का आंसर लिख के नीचे बता सकते हो कि भाई सोशल मीडिया बैन जो है बच्चों के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वी शुड फोकस मोर ऑन रेगुलेशन, ठीक है। फिर एक अमेजिंग आर्टिकल आया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे। तो आपको पता है कि इस 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, ठीक है, और उससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था, जिसके थ्रू आपने महिलाओं को लोकसभा वगैरह में, ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन देने की बात करी थी, या 15% रिजर्वेशन देने की बात करी थी। बताओ, हमने बेसिकली महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करी थी ताकि जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो हम बढ़ा सकें, है ना। आपको पता है कि पंचायत में जब 1/3 रिजर्वेशन आया था तो उसके तहत जो फीमेल्स थी ऑलरेडी उनका जो मतलब बोलते हैं ना, अपन बोल रहे थे कि 33% ही रहेगा, बट इनफैक्ट आप देखोगे उन्होंने इतने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया कि आज करीबन अगर अपन देखें तो महिलाएं 50% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही हैं पंचायत में, ठीक है। तो इसके तहत आप देखोगे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो ये जब लाया गया था तो इसके अंदर 1/3 सीट्स लोकसभा में, ठीक है, और अपनी जो स्टेट विधानसभा होती है उसमें, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और उधर आप देखोगे यूटीज जो होती है जैसे जम्मू कश्मीर की, दिल्ली की और पुडुचेरी की, तीनों में रिजर्वेशन लाने की बात करी थी कि 1/3 सीट्स जो होंगी वो महिलाओं के लिए रखी जाएंगी। पर इसमें कैवियट था कि ये सिर्फ 15 साल के लिए वैलिड होगा, और ये कब लागू किया जाएगा, जब नेक्स्ट सेंसस और डिलिमिटेशन हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमारा सेंसस 2027 जो है वो मतलब उसकी एक्सरसाइज अब चालू कर दी जाएगी, पर उसका जो रिजल्ट है वो 2029 तक आएगा, फिर तब तक आप देखोगे बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए सरकार ये बोल रही है कि हमें काम करते हैं, हम 2011 के बेसिस पे ही ये जो डिलिमिटेशन करके महिलाओं को ये आरक्षण प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। साथ में सरकार ये भी सोच रही है कि जितनी अभी लोकसभा की सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन वगैरह बढ़ चुकी है और हमारी लोकसभा बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पर क्योंकि साउथ वर्सेस नॉर्थ वाला इशू हो जाएगा कि नॉर्थ की पॉपुलेशन बढ़ी है, साउथ की घटी है, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, जैसे अभी हमारी लोकसभा में फॉर एग्जाम्पल 545 सीट्स हैं, है ना। इसमें सपोज ए स्टेट की 4 सीट हैं, बी की 6 हैं, है ना, सी की 13 है, जो भी है, या 14 है। तो जिस रेशियो में सीट्स अभी बटी हुई हैं, तो सपोज करो कि आपने बोला कि जो सीट्स हैं वो 816 होंगी, तो 816 में भी जो ये रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। रेशियो क्या है, 2:3:7, तो यहाँ पे भी 2:3:7 रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे 8 हो जाए, समझ रहे हो, ये 12 हो जाए और ये 28 हो जाए, तो रेशियो तो सेम ही रहा ना, इससे तो सीट्स बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, किसी भी स्टेट को प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो डेटा होगा वो 2011 सेंसस का लिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ये बोल रही है कि भैया ये, और इन्होंने इनफैक्ट ये ब्रेकअप भी दिया है 816 सीट्स का कि कौन सी स्टेट को क्या क्या सीट्स अलॉट होंगी। तो इसमें देखो यूपी जो अभी 80 सीट पे वैसे भी हाईएस्ट के साथ है, उसकी 120 हो जाएगी, है ना। आप इसमें अपनी अपनी स्टेट का देख सकते हो कि जो भी आप स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया क्या प्रपोज्ड सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स आपकी स्टेट्स की, अगर नई लोकसभा गठित होती है तो, ठीक है। फिर इन सब के बीच में जब आपको पता है ईरान, इसराइल, यूएस, है ना, हिजबुल्लाह सब लगे पड़े हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पीएम ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया। वहाँ पे उन्होंने वही बोला है बार बार कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही ओनली सोल्यूशन है। इंडिया कंसिस्टेंटली वेस्ट एशिया और बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे इसको डी एस्केलेट कर सकते हैं, वॉर को, हॉस्टिलिटीज़ कम कर सकते हैं, इस पर काम कर रहा है, ठीक है। हमने हमारी शिप्स हो गई, जैसे पहले आपको पता है नंदा देवी हो गया, या फिर अभी भी आप देखोगे 2 शिप्स हो गई, हम उन सबको नेवी के थ्रू प्रोटेक्शन देके ईरान और बाकी सारी कंट्रीज से बात करके उनको वहाँ से पास करवा रहे हैं, कंटिन्यूसली टच में हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। अल्टीमेटली इंडिया बोलता है कि हम हमेशा ह्यूमैनिटी की साइड पे हैं, पीस की साइड पे हैं। हम सारे जितने भी जो फ्रंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, सबको बोल रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना है ना। हमें बेसिकली सिविलियंस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है।
ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी रिस्क आ रही है, हमारे को इकोनॉमिक रिस्क भी है, एनर्जी रिस्क भी है, ट्रेड रूट्स पे भी रिस्क है। हमारे इतने सारे 1 करोड़ डायस्पोरा वहाँ रह रहा है, 10,000 लोग ईरान में रह रहे हैं, प्लस जो बहुत सारे लोग मर्चेंट शिपिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो भी इंडियंस हैं। तो इंडिया के लिए आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी पे एक बात बन के आ गई है, ठीक है। वैसे ही इन सब के बीच में एक आर्टिकल आता है कि भैया पाकिस्तान जो है ना, वो एक मीडिएटर उभर के आ रहा है। तो पाकिस्तान टर्की और इजिप्ट के साथ मिलके कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को एक तरीके से अपन बोलते हैं ना मीडिएटर बन के शांत कराने की कोशिश की जाए। और इसमें आपको पता है मुनीर साहब जो हैं, जो उनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली बार बार ये बोला है कि वो लोग लीड मीडिएटर बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल और यूएस इन सब के बीच में वार्तालाप करा के मतलब एक मुद्दा मुद्दा जो है सुलझाया जाए। पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान के बाद अगर मैं बोलूँ तो सेकंड हाईएस्ट जो शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में ही देखने को मिलती है, ठीक है। इस वॉर से अगर आप पूछो कि ऑलरेडी कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, तो करीबन 1500 लोग ईरान में, 1000 लोग लेबनान में है ना, 15 लोग इसराइल में और 13 यूएस के जो मिलिट्री होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने आप देखोगे कि बार बार ये बताया है, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट हो गया था और मतलब पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने यही चीज़ करी है कि इंडिया ने अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स थे, जहाँ पे हम पहले ईरान या फिर कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, आज हम कुछ 41 कंट्रीज से अपना सारा सामान मंगा रहे हैं, ठीक है। इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी हैं, एटलीस्ट 7.5 दिन के वैसे हैं। और अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के टैंकर्स और पाइपलाइंस में जो पड़ा है उन सबको मिला दो, तो करीबन 70 दिन से ऊपर 74 डेज़ के आसपास इंडिया का स्टॉक है, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 90 डेज़ का बोलती है, लेकिन हमारे पास कुछ 74 डेज़ का ऑलरेडी स्टॉक है। तो हमारे पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इंडिया आप देखोगे बार बार सारी कंट्रीज से बातचीत कर रही है, ऑल्टरनेट रूट भी ढूंढने की कोशिश करी है, ताकि हमें अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई मिल सके। प्लस फिर इंडिया ने बताया कि कैसे हमने जो पुराने अभी एफर्ट्स लिए थे, चाहे सोलर को बढ़ाने के हो, विंड को बढ़ाने के लिए हो, रिन्यूएबल्स बढ़ाने के लिए हो, ठीक है, एथेनॉल की ब्लेंडिंग करवाना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो रेलवेज वगैरह का, वो आज एफर्ट्स हमें काम आ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो आज हालत होती है, अगर हम इतने डिपेंडेंट होते तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती, ठीक है। प्लस मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भाई ये टाइम नहीं है कि हम आपस में फैक्शनलिज्म करें, हमें बेसिकली प्रिपेयर्ड भी रहना है और पेशेंट भी रखना है और यूनाइटेड भी रहना है, ताकि हम बाहर दुनिया को एक यूनाइटेड फ्रंट प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। ये वही बता रही हूँ कि करीबन 700 इंडियन जो हैं सी फेयरर्स हैं 22 शिप्स में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है, क्योंकि बहुत सारे मर्चेंट शिपिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं, तो उनको देख के अभी कहा जा रहा है। ईरान के लिए बहुत सारी जगह डोनेशन इकट्ठे किए जा रहे हैं, जैसे कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने अपनी ज्वेलरी, सिक्के वगैरह दिए हैं ईरानियंस को हेल्प करने के लिए, ठीक है। और अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है करीबन 88% जो अपनी क्रूड ऑयल की नीड्स हैं वो इंपोर्ट करता है, तो इसको देखते हुए यूएस ने बोला था कि जो ईरानियन क्रूड ऑलरेडी आप देखोगे टैंकर्स में लोड होके है ना, लोड हो चुका है और वाटर्स में है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, उसको है ना इंडिया अपनी तरफ ले सकता है, उस क्रूड को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको खरीदोगे कैसे, क्योंकि ईरान को यूएस ने कार्सा एक्ट के अंदर, ठीक है, बैन कर रखा है स्विफ्ट ऑपरेशन से। स्विफ्ट ऑपरेशंस वो है जहाँ पे जो इन बैंक्स होती हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन सेटल वगैरह करती है, एक दूसरे को मैसेज करती हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं। और क्योंकि आप देखोगे कार्सा एक्ट लगते ही और ईरान के साथ जो डील वील कैंसिल हुई थी, उसके बाद 90% जो तेल था ना ईरान का, वो चाइना अकेला ही खरीद रहा था, ठीक है। और ईरान ने तो मना कर दिया कि हमारे पास तो कोई फ्लोटिंग क्रूड है ही नहीं। इंडिया बोल रहा है ऐसा नहीं है, 140 से 170 मिलियन बैरल का अभी भी है और हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब वही देखना होगा कि इंडिया अगर परमिशन मिल भी गई तो कैसे लेगा, ठीक है, वो एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी। फिर ये आर्टिकल है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, 120 और अभी $200 हो सकता है कि चले जाएं, अभी तो 120-130 के आसपास है डॉलर पर बैरल। तो इसको लेके आप देखोगे एक आर्टिकल आया है कि कैसे जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पूरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। और कैसे इंडिया ने एथेनॉल ब्लैंडिंग वगैरह करी थी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी वगैरह हो जाएगी, है ना, इंडक्शन स्टोव्स वगैरह हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन सा आर्टिकल है, अपन ने पहले ही इतना कुछ डिस्कस कर लिया है कि इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं, जो है इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार प्री में इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। देखो होता क्या है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो 1973 के आसपास बना था और इसमें मोस्टली जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स होते हैं ना, वो ही आप देखोगे इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। इसकी बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑब्जर्वरशिप भी ले रखी है और एसोसिएट मेंबर बन रखे हैं। इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है, तो हमारे ऊपर ये कोई वो नहीं है मतलब ज़बरदस्ती कि हमें 90 डेज़ का जो क्रूड है वो अपने पास हमारे पास होना चाहिए। फिर भी इंडिया कोशिश करता है कि हमारे पास इतना रहे। अभी इंडिया से जब क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास कितना है, तो इंडिया ने बोला 74 डेज़ का है,
जिसमें से 7.5 दिन का तो सरकार के पास है, जिसमें जो उन्होंने 3 फैसिलिटीज़ जो होती हैं अंडरग्राउंड पेट्रोलियम रिजर्व स्टोरेज फैसिलिटीज़, जैसे एक आपकी मैंगलोर में, एक पडूर कर्नाटका में है, और एक आपकी यहाँ पे विशाखापट्टनम में, ठीक है। इन तीनों में स्टोर कर रखा है। तो ये करीबन 7.5 मतलब टोटल अगर आप मिला के देखोगे तो 5.5 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास है, जो इंडिया में करीबन 7.5 दिनों के आसपास का क्रूड हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखोगे इंडिया अभी और भी बनाने वाला था, मैंगलोर में एक बनाने वाला था, चांदीपुर उड़ीसा में, बीकानेर राजस्थान में भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके 10 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास की कैपेसिटी अपनी डेवलप कर लें, ठीक है। कोशिश यही है, अब वो देखा जाएगा कि आगे कब होता है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इंडिया नहीं है, देश में जो देश विदेश में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना के रखती हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी मतलब होता है ना, कभी भी वॉर हो सकते हैं, कभी भी आपको पता है हरिकेन्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसको देखते हुए रशिया यूक्रेन का वॉर भी जब हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है गारो हिल्स पे। तो आपको पता होना चाहिए कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम हमारे यहाँ पे 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब 6 शेड्यूल जो स्टेट्स होती हैं बेसिकली उसमें चार स्टेट्स आती हैं, और इनमें क्योंकि ट्राइबल एरियाज जो होते हैं कुछ मेजॉरिटी, वहाँ पे ट्राइबल्स का डोमिनेशन रहे, वो अपने तरीके से कस्टम्स के हिसाब से उस एरिया को गवर्न कर सके। तो इसलिए यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती हैं या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे रूल्स होते हैं कि इतना परसेंटेज जो है वो तो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व्ड है, बाकी जो होते हैं उसमें नॉन ट्राइबल्स भी आ सकते हैं। बट इसको लेके बहुत इशू हो गया था, क्योंकि गारो हिल्स में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक अमेंडमेंट पास किया गया कि अगर आप ट्राइबल्स नहीं हो, आपके पास शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं है, तो बेसिकली आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। अल्टीमेटली उन्होंने, जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और ये कोई पास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इससे इश्यूज होते थे, प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, कोर्ट में केस चला गया था। बट उन्होंने बोला ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो काउंसिल्स थी ये ट्राइबल्स के लिए बनाई गई थी, और ट्राइबल्स का प्रोटेक्शन करने के लिए ट्राइबल्स का ही वहाँ पे मैंडेट होना चाहिए। अब इसको लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेड्यूल 6 में कैसे फंक्शनिंग होती है, ठीक है, क्या उसके स्पेशल प्रोविजंस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। फिर हम चलते हैं डीयू कैंपस की तरफ, जहाँ से एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि आपको पता है थोड़े दिन पहले डीयू ने, क्योंकि जीएनयू में इतने प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे और फिर इतने इश्यूज हो रहे थे, झगड़े वगैरह हो रहे थे ऑन कैंपस, उसको देखते डीयू ने जितनी भी असेंबली होनी थी 5 से ज़्यादा लोगों की, वो बैन ही कर दी थी परमानेंटली कैंपस पे। मना कर दिया था कि किसी भी तरीके का प्रचार प्रोटेस्ट है ना, ये कुछ भी नहीं चलेगा। फिर ये कोर्ट जो है, ये जो है मतलब सॉरी, ये जो मतलब ये जो उनका पूरा इशू था दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, ये पहुंचता है हाई कोर्ट पे, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आप ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते किसी भी तरीके की असेंबली पे, ऑल्दो आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। तो अब डीयू ने उसको रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्टर नॉर्म्स इंप्लीमेंट करे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी आपको असेंबली करनी है, प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लगेगी 72 आवर्स पहले ही, मतलब 3 दिन पहले ही आप उसको एडवांस में प्रॉक्टर ऑफिस में इन्फॉर्मेशन भी दोगे और आप उसकी परमिशन भी लोगे। बाहर से कोई भी जो लोग हैं जो डीयू के कैंपस के नहीं है, वो इनमें पार्टिसिपेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल का इवेंट का ब्यौरा देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर की डिटेल्स हो गई, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सा इंस्टीट्यूट अफिलेटेड है, क्या नेचर है इसका, क्या ड्यूरेशन रहेगा, स्पीकर्स कौन है, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही देनी पड़ेगी। अल्टीमेटली बस पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, विच इंक्लूड्स कि आपके पुलिस में एफआईआर वगैरह भी हो सकती है, रेस्टिकेट भी किया जा सकता है, आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है, और इसमें टीचर्स वगैरह कोई भी पाए जाएंगे दोषी तो उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली बस कोशिश ये की जा रही है कि कैंपस को डीपॉलिटिसाइज कैसे किया जाए। और यहाँ पे एक मेजर मुद्दा आता है, भाई पूरा इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स उसमें कौन थे, ये स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स यूनियन, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में थे, जो पढ़ रहे थे और उनके लिबरल आइडियाज़ को शेप कर रहे थे। तो क्या ऐसा चीज़ करना आज के आज़ाद भारत में सही है या नहीं, ठीक है। फिर है ना, ये एक आर्टिकल है, बेसिकली हो क्या रहा है कि बहुत सारी स्टेट्स के ना भी रिसेंटली बजट आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं। दिल्ली का भी आप देखोगे बजट आने वाला है ना, मतलब कल आ गया था। तो पॉइंट ये है कि आपको जिस भी स्टेट से आप हो और अगर आपका इंटरव्यू है तो प्लीज़ उस स्टेट का बजट देख लेना स्पेसिफिकली, कि वो बजट बढ़ा है, घटा है, कितना डेफिसिट है ना, अलग अलग तरीके का कौन सी मेजर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, क्या कुछ नया मुद्दा लाया है ना, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ओके।
फिर यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है तो आपको पता है जैसे पिछले मतलब शांति बिल और वीबीजी राम जी वगैरह तो आए थे, पर अभी है ना जैसे एक तो ये ट्रांसजेंडर्स वाला बिल था, एक आप कंपनीज लॉ जो अपना है, कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसका भी आप अमेंडमेंट बिल जो है वो पेंडिंग चल रहा है। अल्टीमेटली वही है कि जो जन विश्वास होता है, डीक्रिमिनलाइजेशन करना है ऑफेंसेस का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पावर वगैरह बढ़ानी है, ठीक है। कंप्लाइंस बर्डन जो होता है छोटी छोटी कंपनीज पे वो कम करना है। सेबी से रिलेटेड जो कुछ होते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का जो मदाबी पूरी पे इतने वो लगे थे ना एलिगेशंस वगैरह, तो वो आप देखोगे ऐसा दोबारा ना हो, तो सेबी को लेके भी आप कुछ प्रोटेक्शन वगैरह दोगे उनके ऑफिसर्स को। जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अपनी इनकम एसेट्स वो सब बतानी पड़ती है, तो वो भी बताना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स के अलावा कोई अनलिस्टेड कंपनीज वगैरह में इन्वेस्टेड हो और आप सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें आते हो, तो आपको पूरा हटाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप देखोगे बहुत सारी मतलब होता है ना, इसमें चेंजेस लाने की बात करी गई है। फिर ये एक है ना, एक कैग ने ऑडिट करी थी दिल्ली के हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, और उन्होंने साफ साफ बोला, ये तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कैग ने जो बोली हो जो आपको नहीं पता हो, कि भाई हॉस्पिटल्स में एसेंशियल ड्रग्स नहीं है जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर मेंशन या एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अंदर होती हैं, इनका प्रोक्योरमेंट टाइमली नहीं होता है, पेशेंट्स को अवेलेबल नहीं करवाई जाती हैं, फिर ये बाहर से खरीदे जाते हैं। बहुत सारे टेंडर्स जो थे बेसिकली वो अवॉर्ड ही नहीं करे जाते हैं। एसेंशियल इक्विपमेंट्स और जो स्कैनिंग वगैरह होती है ना, एमआरआईज वगैरह, उसकी भी आप देखोगे इक्विपमेंट्स नहीं है, कमी है, ऑपरेटर्स की कमी है। फिर आप देखोगे कि फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो मतलब होता है ना इलाज टाइमली नहीं मिल पाता है। इवन जो अपने गवर्नमेंट जो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें होता है कि क्योंकि सरकार उनको सस्ते दामों में ज़मीन वगैरह देती है, तो उनको बोलती है कि भाई आप जो गरीब लोग होते हैं ईडब्ल्यू सेक्शन में होते हैं, उनको आप है ना बोलते हैं सस्ते दामों में आप उनका इलाज वगैरह करोगे। तो वो भी उन्होंने बोला कि नहीं करते हैं, है ना। पाया गया कि जो सर्विसेज हैं वो ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से रजिस्टर बनाया ही नहीं जा रहा है कि भाई कितने पेशेंट्स आए, कितना उन्होंने ट्रीटमेंट किया, किस किस बात के लिए किया, कितना पैसा खर्च किया, और बेसिकली वो लोग ईडब्ल्यूएस का ट्रीटमेंट इतना अच्छा कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो बेसिकली ये बता रहा है हीलियम गैस के ऊपर। इस पे अपन ने ऑलरेडी वैसे कल डिस्कस किया था, पर मैंने आपको तब भी बोला था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखती नहीं है। तो हीलियम गैस जो होती है ना, वो मैंने आपको बताया था ना, रिन्यूएबल स्मार्टफोन्स इन सब में लगती है। तो और क्योंकि हीलियम गैस जो थी, आप मान के चलना, ये नेचुरल गैस के साथ कतर कतर और बहरीन जैसे ये कंट्रीज होते हैं जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करती हैं, तो वर्ल्ड का मतलब थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नेचुरल गैस का यूएस और रशिया के बाद कतर है, लेकिन हीलियम का सबसे ज़्यादा वही एक्सपोर्ट करता था। और ये हीलियम इन सब के अलावा आप देखोगे एमआरआई स्कैन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। हीलियम जो होता है ना, अगर इसका शॉर्टेज आ गया तो एमआरआई स्कैन्स और इन सब में बहुत दिक्कत आ जाएगी। और कतर जो है, मतलब एक तिहाई हिस्सा जो होता है ना वर्ल्ड के हीलियम का, वो अकेले कतर से आ रहा है। तो ऑब्वियसली हीलियम जो है कलरलेस ओडरलेस एक इनर्ट गैस होती है, वो आप पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन हीलियम, फिर हीलियम के नीचे नियॉन, आर्गॉन, है ना, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी कौन सी गैसेस होती थी आपकी, नोबल गैसेस, जो इनर्ट गैसेस होती हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंस होता है उसमें पूरे आप देखोगे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये रिएक्ट उतनी जल्दी करती नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे सबसे कम है। और लिक्विड हीलियम जो होता है, क्योंकि आप देखोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो ये बेसिकली कूलिंग के लिए बहुत काम आता है। इवन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स वगैरह में भी आप देखोगे लिक्विड हीलियम को आप कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो होते हैं, जो एमआरआई मशीन में मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो बहुत गर्म होते हैं, तो उनको कूल करने के लिए लिक्विड हीलियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड, अब क्या होता था कि बीच में एमआरआई मशीन्स भी होती है ना, दो तीन तरीके की आती हैं। एक जिनमें बिल्कुल ही हीलियम नहीं चाहिए, हीलियम फ्री मशीन्स होती हैं। एक होती है जीरो बॉयल ऑफ वाली, जिनमें आपको थोड़ा कम हीलियम चाहिए होता है। और एक होती है पुराने ज़माने की ट्रेडिशनल मशीन्स, जिनको बहुत सारा हीलियम चाहिए होता है। पर किसी भी टाइप की मशीन हो, उसको शुरू करने में आप देखोगे आपको काफ़ी सारा हीलियम चाहिए होता है। एक आपको लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है, उसके अगर नीचे चला जाएगा तो आपकी मशीन ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे जो डॉक्टर्स वगैरह थे हॉस्पिटल्स, तो उन्होंने अभी एमआरआई जो ऐसी मशीन्स होती हैं उनको इंस्टॉल ही करना, मतलब अभी जो करना था उनको वो पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि हीलियम की शॉर्टेज और प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये वापस से स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स पे एक आर्टिकल है, आप देख सकते हो। इंडिया में जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसको हैंडल करने के लिए इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करके हमने एक कंपनी बना रखी है, और वो बोलता है कि इंडिया के पास अभी जितना भी टोटल कैपेसिटी है उसका 64% अभी हमारे पास पड़ा है उसके अंदर, ठीक है। फिर एक ये आर्टिकल है, आज से कुछ साल पहले कोविड के टाइम पे आपको पता होगा कि कोविड के जो रेगुलेशंस आए थे तमिलनाडु वगैरह में शॉप्स वगैरह को खोलने को लेके, उसको फॉलो नहीं किया था, तो तमिलनाडु पुलिस ने एक फादर और सन डुओ को मतलब उन्होंने ले लिया था पुलिस स्टेशन में,
और उसके बाद हुआ क्या था कि 2-3 दिन बाद लोगों को पता लगता है इन दोनों की डेथ हो गई। फिर इसको इनका नाम जयराज और बेनिक्स था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ था और फाइनली आप देखोगे ये कोर्ट में केस चला और जो पुलिसमैन कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ में इन्वॉल्व थे उनको कन्विक्ट कर दिया गया है और माना गया है कि हाँ भाई ये पूरा मामला सीबीआई को दे दिया गया था और सीबीआई की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि कस्टोडियल टॉर्चर और उसी की वजह से डेथ हुई है। ठीक है। फिर देखो विजय माल्या और ये सारे लोग तो भगोड़े की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनको अपन लोग फ्यूजिटिव बोलते हैं, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स। ठीक है। जो पैसा लेके देश का वापस लौटने से मना कर रहे हैं और मतलब आना नहीं चाहते हैं। अनिल अंबानी जी जो है आपको पता है एकदम बैंकरप्सी की कगार पे हैं। उन्होंने बहुत सारे कंपनीज जो हैं बहुत सारे बैंकों से लोन वोन लिया था उसको वापस नहीं चुकाया है। तो ऑब्वियसली इन पे बहुत सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो उन्होंने अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट को भी दोनों तरफ आप देखोगे अपील लगाई है कि वो सारे केसेस सुलटाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई भगोड़े का टैग लगे। इन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बोला है कि आप एक हाई लेवल कमेटी बना लो। उस कमेटी को बोलो कि भाई जितना भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनता है जो हमने अलग अलग बैंकों से लिया है, ठीक है, वो सारा देख लें। ऑलरेडी आप कितना हमारी ज़मीन या हमारे एसेट्स वगैरह बेच के या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के थ्रू रिकवर कर चुके हो वो अमाउंट माइनस कर दो और जितना हमें फाइनल देना है वो हमें बता दो। हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स नहीं बनना चाहते हैं। इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट जब आया था, ठीक है, मतलब अभी इसका वाला स्टर्लिंग बायोटेक वाला जिसमें उन्होंने बोला था कि जो दो भाई हैं अगर वो 5,000 करोड़ का जो उनका जो मतलब जो अमाउंट है वो अगर वो मतलब जमा करवा देते हैं, है ना, तो उनके ऊपर जितनी भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सारे ड्रॉप कर दिए जाएंगे और संडेसरा ब्रदर्स पे और जो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक का टैग है वो भी हटा दिया जाएगा और जितनी भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक लीगल प्रेसिडेंट सेट किया है तो वो भी इसको फॉलो करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो देश छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे पर वो इसको तमीज़ से बैठ के सुलझा के अपना नाम इन सब केसेस से निकालना चाहते हैं। फिर हम चलते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें वो लोग वर्ल्ड का जो क्लाइमेट का स्थिति है वो बताते हैं। और इस क्लाइमेट रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि कैसे जो CO2 की लेवल्स हैं पिछले 2 मिलियन सालों से सबसे ऊपर हाईएस्ट हैं। इवन नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन की भी अगर एमिशन देखोगे तो लास्ट 8 लाख सालों में सबसे ऊपर है। इनफैक्ट हीट बैलेंस जिसको हम बोलते थे कि जितना हीट आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, ये जो पूरा हीट बजट है अर्थ का वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमने बेसिकली एक हीट सरप्लस जो है वो अपने पास जमा कर लिया है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई नया एमिशन नहीं भी जोड़ोगे तो भी अर्थ गर्म होगी क्योंकि उसके पास सरप्लस हीट है। ये सरप्लस हीट आप देखोगे अलग अलग जगह स्टोर होती है, एटमॉस्फेयर में भी होती है बट ओशंस में भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर होती है। आइस मेल्ट हो जाती है और ज़्यादा पानी आ जाता है तो बेसिकली हीट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मिटिगेशन के साथ साथ आप बोलते हो ना कि हम लोग नया पोल्यूशन नहीं डालेंगे, अरे पर जो डाल चुके हो उसके लिए भी अडेप्टेशन मेजर्स अपनाओ क्योंकि आपने ऑलरेडी हीट सरप्लस जनरेट कर लिया है। तो ऐसा नहीं है अगर आप नया नहीं बनाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पुराना हीट है वही अर्थ को वार्म करता रहेगा। ठीक है। फिर हाँ, फिर एक आर्टिकल है बहुत ही प्यारा, वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके या मेंस्ट्रुअल लीव पे। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आपका आर्टिकल 21 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था उसमें मेंस्ट्रुअल लीव को एक फंडामेंटल राइट मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर का काम है सोसाइटी को देखते हुए बेसिकली ये लीव्स का प्रावधान कर सकते हैं। वो ये बोल रहे थे कि होगा क्या कि अगर हमने लीव्स कंपलसरी कर दी तो जैसे मटर्निटी बेनिफिट में हुआ था ना कि एम्प्लॉयर्स जो थे क्योंकि आपकी कॉस्टिंग ऑफ हायरिंग का जेंडर इंक्रीज हो जाती है तो आप उस जेंडर को ही अवॉइड करोगे हायर करने से और इस वजह से फीमेल्स को नुकसान होगा। तो बोल रहे हैं हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहते जो अननोइंगली किसी के करियर को डैमेज कर दे। तो ये काम जो है वो लेजिस्लेचर का और लेजिस्लेचर ही करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये बता रहे हैं कि फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो करीबन 41% है और अर्बन फीमेल्स का तो सिर्फ 25% है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स तो एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो सैलरीड वुमेन तो हार्डली 20% ही है। मोस्टली वुमेन आपको पता है लेबरर्स और इन सब के जॉब कर रही हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स और इन सब में इन्वॉल्व है। तो अगर आप उनको जैसे मटर्निटी बेनिफिट जब आया था तो आपको पता है कि बहुत ह्यूमन क्राई था कि महिलाओं का भी क्योंकि लोगों को 6 मंथ्स की पेड मटर्निटी लीव देनी पड़ेगी तो हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो फीमेल्स को हायर करना बंद कर दें और ये आज भी देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर में तो स्पेशली। ठीक है। तो यही चीज़ ऐसा नहीं हो कि कहीं मेंस्ट्रुअल लीव के साथ भी हो जाए। ठीक है। 2026 में जो जया ठाकुर वाला केस था उन्होंने बोला था कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में तो इंश्योर करना चाहिए कि भाई सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, हाइजीन को मेंटेन किया जाए, है ना। और अगर जो स्टेट नहीं करेगी तो उस पर कड़े मतलब होता है ना आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये बोल रही है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे अपने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी होती है इसमें कुछ बर्डन एम्प्लॉय पे आता है, कुछ एम्प्लॉयर पे आता है, कुछ स्टेट पे आता है। तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ करके हम मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली देखो ये एक रियलिटी है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता और इसको
इसको हम जितना जल्दी इसका कोई सोल्यूशन ढूंढें उतना बेटर है, तो वो भी सही भी है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है टीबी फ्री इंडिया के ऊपर। तो आपको पता है इंडिया ने अभी टीबी फ्री इंडिया करके एक 100 दिन का कैंपेन चालू किया है, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि इंडिया के पास वन ऑफ द हाईएस्ट डिजीज़ का बर्डन भी है और मोर्टालिटी भी है, मतलब टीबी के सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं इंसिडेंट्स के, ऑल्दो हम कम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। मोर्टालिटी भी काफ़ी हाई है, ऑल्दो अगर आप देखोगे जो भी इंटरनेशनल एवरेज था उससे ज़्यादा ही इंडिया ने जो केसेस थे वो कम करे हैं। मोर्टालिटी या मृत्यु जो होती है टीबी की वजह से वो कम करी है, फिर भी हमें बहुत सारा आगे जाना है। जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे बात करें टीबी की, तो टीबी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सरकार ने आपको बताया माय भारत करके 2 लाख वॉलंटियर्स हैं जो बेसिकली सरकार के साथ इस टीबी फ्री इंडिया कैंपेन में जुड़ेंगे ताकि टीबी का जो प्रेवलेंस है वो हम कम कर सकें। तो इसके लिए क्या कर रहा है सरकार, बोल रही है कि एक तो हमने जो निक्षय भारत करके एक पोर्टल बनाया था उसमें 500 रुपये दिए जाते हैं, है ना। फिर हम देख रहे हैं निक्षय भारत वैन्स चलाई हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग की जाती है, जो कि जैसे स्लम्स हो गए या फिर ओवर क्राउडेड एरियाज़ हो गए जहाँ पे हाइजीन ख़राब है ना, जहाँ पे आप देखोगे लोगों के घरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, डिस्टेंसेस कम है, तो इन हाई वल्नरेबल एरियाज़ की स्क्रीनिंग करी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं जो पहले इंपोर्ट किए जाते थे अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि कॉस्टिंग कम हो जाए, ज़्यादा रिलायबल डायग्नोस्टिक हो और जल्दी से जल्दी लोगों को पहले ही पता लगे। तो इसमें क्या होता है, टीबी के 2 तरीके के केसेस होते हैं। एक तो होते हैं सिम्टोमेटिक केसेस क्या होते हैं जिसमें आप खांस रहे हो, आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आपको टीबी है। और बहुत सारे केसेस होते हैं एसिम्टोमेटिक केसेस होते हैं कि आप टीबी, आपके ऑलरेडी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है, आपको टीबी है, लेकिन क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो आपको पता नहीं लगता कि आपको टीबी है। ये केसेस ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आगे बहुत सारे लोगों को टीबी ट्रांसफर कर सकते हैं विद अननोइंगली, ठीक है। तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है कि लार्ज स्केल पे आप लोगों की स्क्रीनिंग करवाओ, हेल्थ सर्वेलेंस वगैरह कराओ ताकि आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीटमेंट पे डाल सको। तो वो भी आप देखोगे वो ठीक है कर देंगे। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जैसे एक्सरे यूनिट्स की बता रहे हैं, निक्षय वाहन की बता रहे हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हमने स्क्रीनिंग कर चुकी है। मॉलिकुलर टेस्टिंग या एक्सरे यूनिट्स लेके आए हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं जिनसे आप फटाफट स्क्रीनिंग कर सकते हो। एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हो स्क्रीनिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। प्लस आप देखोगे मेड इन इंडिया डायग्नोस्टिक किट्स लाने लग गए हैं। हाई रिस्क जो अर्बन सेटिंग्स हैं वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम कोशिश कर रहे हैं कि टीबी के केसेस इंडिया में कम कर सकें। फिर यहाँ पे आना एक हांगकांग से बड़ी न्यूज़ आती है। तो आपको पता है कि कुछ कोविड के टाइम पे हांगकांग जो था उस पे चाइना ने एक तरीके से होता है ना कि हांगकांग पहले यूके वाला सिस्टम फॉलो करता था, 50 साल के आप देखोगे लीज पर था कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, अनलाइक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी और वो सब है। ले और हांगकांग में लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ये सब कुछ था। लेकिन चाइना ने फिर आपको पता है बेसिक लॉ वगैरह इंप्लीमेंट करके, ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंप्लीमेंट करके हांगकांग से ये जो उनकी स्वायत्ता थी वो छीन ली। तो अब आप देखोगे इसी स्वायत्ता को छीनने में वो लोग एक और कदम आगे जा रहे हैं। उन्होंने हांगकांग में बेसिकली एक लॉ को है वो इम्प्लीमेंट करके उसी में चेंजेस करे गए हैं। उसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर आप कोई मतलब होता है ना गतिविधि में पकड़े जाते हो तो आपको अपना पासवर्ड, अपने कंप्यूटर का पासवर्ड और जो भी है वो शेयर करना पड़ेगा पुलिस के साथ। अगर आपने नहीं किया तो आपको इतना सारा मतलब $12,000 का, और प्लस आप देखोगे जेल टर्म भी हो सकता है, फाइन और जेल दोनों हो सकता है, और गलत बताया तो और ज़्यादा फाइन और ज़्यादा जेल टर्म होगा, ठीक है। फिर अगर आपको कोई ऑफिसर पकड़ लेता है कि भैया आप सेडिशियस इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से है ना कुछ सामान बेच रहे हो या एंडेंजर कर रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, तो भी आपको उनको होता है ना कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सीधा जेल में डाल देंगे। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम एज अ, अगर आप देखोगे वर्ल्ड। फिर यहाँ पे क्योंकि युद्ध वगैरह चल रहा है तो ये बस एक आर्टिकल है जो बता रहा है कि इंडिया का एफडीआई जो है 6 मंथ स्ट्रेट आप देखोगे नेगेटिव में गया है, मतलब जितना एफडी आया है उससे ज़्यादा आप देखोगे बाहर की तरफ गया है। तो इनकमिंग एफडीआई कम था, आउटगोइंग एफडीआई बहुत ज़्यादा है, और इसका रीज़न मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो आर्टिकल है वो है डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर ना मैं पहले ही कल बात कर चुकी हूँ कि डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर जब धमकी आई थी कि उसको अटैक कर देगा ईरान, तो क्या होते हैं, कितनी गल्फ कंट्रीज इस पर डिपेंडेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लिए स्पेसिफिकली डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स ही क्यों है, ईरान की एनर्जी कहाँ से आ रही है ना। तो ये मैंने कल ही बताया है। तो अब आपका काम ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि डीसैलिनेशन प्लांट्स क्या होते हैं, और दूसरा क्या इंडिया में कोई डीसैलिनेशन प्लांट है क्या, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर, 2 दिन का इनफैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस ख़त्म होता है ना। और बाकी हम फिर से 2 दिन का कल लेके आएंगे, ठीक है।
और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत सारा नॉलेज है ये। आप रेगुलरली अगर वीडियोस देखोगे ना तो आपका नॉलेज इन्हांसमेंट होगा। आप वंस इन अ ब्लू अगर वीडियोस देखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। कोई टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मैंने पिछले वीडियो में समझा दी, तो वो दोबारा फिर मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करती, क्योंकि जो रेगुलर लिसनर्स होते हैं फिर वो उनके लिए नुकसान है ना। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप @प्रज्ञा मार्ग पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। थैंक यू।